अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे रिमाइंड करवा रहे थे कि सर आपने कहा था इम्पोर्टेंट्स की आप एक वीडियो शेयर करेंगे, क्या इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बेटा ड्यूरिंग द कोर्स ही मैं बताता गया था क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्क भी करवाता गया था मैं। लेकिन आओ एक दफ़ा फिर से हम गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू दिस मैं एक बात बता दूं, बेटा आई कैप का एग्ज़ाम इज़ अ प्रोफेशनल एग्ज़ाम और सिलेक्टिव स्टडीज़ इसके अंदर हाईली डिस्करेज करता हूं मैं। और रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा, जो हमने पढ़ा सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, 110% प्रिपरेशन के साथ आपको एग्ज़ाम में जाना चाहिए। अच्छा, ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो पास पेपर में पहले टेस्ट हो चुकी है, चाहे वो 10 अटेम्प्ट पहले हुई हो, चाहे वो 15 अटेम्प्ट पहले हुई हो, लेकिन अगर पास पेपर में पहले टेस्ट हो चुकी है, वो टेस्ट दोबारा हो सकती है। मेरे कम इम्पोर्टेंट बताने से ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट नहीं होगी। ठीक है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, इल्म नजूम नहीं है मेरे पास कि जो मैं टिक लगाऊंगा पेपर में वही आएगा। मैं आपको एक इंडिकेशन दे सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और इनके ऊपर तो ग्रिप हो ही हो, ये तो याद कर ही लो। और हो भी सकता है कि इस वीडियो के एंड में आप कहें सर ये तो आपने सारा ही कुछ मार्क करवा दिया। सारा ही तो खैर नहीं करेंगे हम, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम में रिकरिंग चीज़ें आती रहती हैं वो तो हम मार्क करेंगे। जो पास्ट पेपर में पूछा गया है, पास्ट में आ चुका है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, और अगर मैं किसी चीज़ को मार्क नहीं भी करवा रहा, देखो तीन लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है। एक है हमारे पास हाई इम्पोर्टेंस, एक है हमारे पास मीडियम इम्पोर्टेंस, और एक हमारे पास होगा एरिया लो इम्पोर्टेंस का। या यूं कह लो कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। लेकिन ये प्रायोरिटी ऑफ रिवीजन कहूँगा मैं आपको। मैं फिर कहूँगा कि तैयारी पूरी करो कोशिश करके, और फिर ये रिवीजन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब वो बच्चे, जाहिर सी बात है कि जिनका वक्त निकल चुका है, जिनके पास इतना टाइम नहीं है पूरा प्रिपेयर करने का, वो फिर शायद इसी फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ को पकड़ के बैठ जाए। अब ये उनके अमाल उनके साथ। मेरे पार्ट पे जो हो सकता था वो मैंने किया। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि क्या चीज़ कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात और भी, कि आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एरियाज टेस्ट होते हैं, उसमें तो हम ये चीज़ डिसाइड या सर्टेन कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टेस्ट होगी या ये चीज़ नहीं होगी। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो कोई भी चीज़ टेस्ट हो ही सकती है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक कंसर्न है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको 110% होनी चाहिए। हाँ, ये जो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस हम बताएंगे, थ्योरी के लिए तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, जो कि आपको होनी, आपके पास होनी ही चाहिए है। ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हैंड आउट वन है। हैंड आउट वन के अंदर नॉर्मल, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, चेंज इन टैक्स ईयर चूंकि ये लास्ट टाइम ही आया है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूंगा। नॉर्मल, ट्रांजिशनल, स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन भी मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आ भी जाती है और आपका कॉन्सेप्ट भी है तो आप उसको लिख ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी के लिए नहीं, थ्योरेटिकल आने के चांसेस नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें ये पता भी है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, छोटे छोटे सिनेरियोज आते हैं, आपको पता ही है। कंपनी की डेफिनेशन आ सकती है भाई, 1 मार्क की, 2 मार्क्स की कभी भी आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इनकम विद रेफरेंस टू रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए हम इनको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, ये स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम, ये थ्योरी में भी आ सकता है। रिसेंट अटेम्प्ट में नहीं आया, लेकिन ये आ सकता है। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपके जहन में नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। और आपको पता है कि ये छोटे केसेस की फॉर्म में आ गया, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप केसेस भी अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। ठीक हो गई बात। अच्छा भाई, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिडक्टिबल अलाउंसेस। डिडक्टिबल अलाउंसेस की थ्योरी आना मुझे मुश्किल लगती है।
थियोरेटिकली तो इसका टेस्ट होना मुश्किल है, प्रैक्टिकली आपको पता है क्या आता है, तो मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। लिमिट्स इसकी आपको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई, लिमिट तो रखना याद बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं टैक्स क्रेडिट्स के ऊपर। टैक्स क्रेडिट्स का सीक्वेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत दफ़ा आ चुका है। फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट थ्योरी बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल में ही आता है। पहले आती थी इन चीज़ों की थ्योरी, लेकिन अब थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। अच्छा, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, ऑन चैरिटेबल डोनेशन, आपको पता है कि इसके अंदर चेंजेस आई हैं, तो 13 शेड्यूल वाली चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड हुई है, ऐड हुई है। खैर थ्योरेटिकली मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। लिमिट भी आपको पता ही है। एनपीओ की डेफिनेशन पिछले से पिछले टाइम में आ चुकी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। वैल्यू ऑफ डोनेशन इन काइंड एग्जामिनर ने काफ़ी टाइम से नहीं दिया है, दे सकता है, पूछ भी सकता है, रूल भी। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन इंश्योरेंस प्रैक्टिकली टेस्ट होगा, थ्योरेटिकली मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा भाई, फुल टाइम टीचर अलाउंस भी प्रैक्टिकली टेस्ट होता है, तो मैं टिक नहीं करवा रहा, तो ये मत कहना कि मैंने सभी टिक करवा दिए, ठीक है। सैलरी कॉन्सेप्चुअल है, सारा के सारा प्रैक्टिकली टेस्ट होता है, आपको पता ही है। डेफिनेशन ऑफ सैलरी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, परक्विजिट की डेफिनेशन आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। कंसेशनल लोन बहुत पूछा जाता है, आपको पता है, थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है। अच्छा भाई, इसके अलावा प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, गोल्डन हैंडशेक वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और ये तो छोटा कोई केस आ गया तो उसमें भी लिखने के लिए आपको ये बातें याद होनी चाहिए हैं। अच्छा भाई, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आ सकती है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर की, एक मार्क की, किसी के दिमाग में आ गया, कोई पेपर बना रहा हो, पूछ सकता है। पाकिस्तान सोर्स सैलरी आ सकती है भाई। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, प्रैक्टिकली सवाल भी आया है इसके ऊपर। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्रैक्टिकली आने के चांसेस हैं, थ्योरेटिकली पूछने के चांसेस ना होने के बराबर है। सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता इतना। वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस प्रैक्टिकली पूछा जाएगा और पूछा जाता है, आपको पता है। मैं अभी जो मार्क करवा रहा हूँ वो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से मार्क करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो पूछा जा ही सकता है। पेंशन भी प्रैक्टिकली पूछा जाता है, ग्रेचुटी और इसकी एग्जेम्पशंस, तो थ्योरेटिकली मुझे ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं, ये थ्योरेटिकली आ सकता है। सर्टेन परक्विजिट विदाउट मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल बेनिफिट और मेडिकल अलाउंस, ये भी आपको पता है कि प्रैक्टिकली टेस्ट होता है। प्रोविडेंट फंड प्रैक्टिकली टेस्ट होता है, थ्योरेटिकली सच इसके अंदर कोई चीज़ें याद करने वाली लगती तो है नहीं मुझको। और समरी आपके पास वैसे ही अवेलेबल है, समरी से बस गो थ्रू करो और डन एंड डस्टेड हो गया। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, पास्ट में एक दफ़ा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कि जिसमें आपको पूरा एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम आपको लिखना पड़ गया था, तो मैंने इसका एक चार्ट बनाया था, तो मैं इसको डबल टिक कर भी दूं तो ऐसे कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसका पूरा चार्ट बनाया हुआ है और उस चार्ट से ही आप सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है बात। प्रैक्टिकली तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता ही है। टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय थ्योरेटिकली नहीं आएगा, प्रैक्टिकली आएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट की डेफिनेशन आ सकती है, और बाकी एस्पेक्ट्स इसके प्रैक्टिकली ही टेस्ट होते हैं। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है थ्योरी के अंदर, लेकिन आपको अगर इसका ट्रीटमेंट आता है तो थ्योरी तो आप खुद ही लिख लोगे। कंपोनेंट्स ऑफ चार्जेबल रेंट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं ये पूछा जा सकता है। इनकम ऑफ जॉइंट ओनर थ्योरेटिकली आ सकता है। एक्सपेंसेस थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, अगर पूछना चाहे एग्जामिनर, पूछता नहीं है वैसे, लेकिन पूछे जा सकते हैं। चलो, एग्रीकल्चरल
रेंट, ये तो एग्रीकल्चर, ये तो लास्ट एंड आउट में कवर्ड है, मिसलेनियस वाले में लॉसेस बाद में। विद होल्डिंग नहीं होगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे। कैपिटल गेन टैक्स की समरी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 37A में क्या चीजें आती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिटल गेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, फिर ये सारी, अच्छा डिस्पोजल ऑफ एसेट के ऊपर आ सकती है बातें। कंसिडरेशन रिसीव्ड पूछा जा सकता है। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर प्रैक्टिकली ही टेस्ट होता है ये। अच्छा, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी प्रैक्टिकली टेस्ट होता है, आपको पता है। लेकिन थियोरेटिकली भी आ सकता है कि अगर कैश में परचेज होगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या पेनल्टीज होगी। लॉसेस, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 के एसेट्स जिसपे कोई लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता, ये थियोरेटिकली भी आ सकता है। 37A होल्डिंग पीरियड एग्जाम्पशन, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। एग्जाम्पशंस पूछी जा सकती हैं। नॉन रिकग्निशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकली भी आ चुका है, पास्ट में आपको पता है ये बात। अच्छा भाई, इसके अलावा ये वाली बातें भी, ठीक है, एक्सेप्शंस भी। रिलेटिव की डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। गिफ्ट की बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको थियोरेटिकली मैंने इसलिए भी टिक करा दिया कि अगर इसका छोटा कोई केस बन के भी आ जाए तो भी ये याद होना जरूरी है, तभी लिख सकोगे ना, कैसे लिखोगे। हाँ, गुस्सा तो हो रही हो तुम मेरे दिल में। अच्छा, सिक्योरिटी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स डेफिनेशन आ सकती है। डेट सिक्योरिटीज डेफिनेशन, रिडीमेबल कैपिटल, इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन बुक में नहीं है, जो नहीं है बुक में वो छोड़ देना। 37A के रेट्स आपको याद होने चाहिए भाई, इट गोज विदाउट सेइंग। बाकी ऐसे याद होने वाली बातें ये वाली, लॉस एडजस्टमेंट्स नॉट अलाउड, थियोरेटिकली पूछा जा सकता है। डिविडेंड इन स्पेशल एंड बोनस शेयर, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। थियोरेटिकली, थियोरेटिकली पूछने के चांसेस इसके भी मुझे लगते नहीं है कि थ्योरी के अंदर कोई डिफरेंस आ जाए इसका, ठीक है, इसलिए मैंने मार्क नहीं कराया। और प्रैक्टिकली तो आपको पता ही है, और अगर थियोरेटिकली भी पूछ लिया गया तो जो आपको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है वो आप वो भी लिख दोगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। सवाल तो हमने इसके तकरीबन सारे कर ही लिए थे, देख ही लिए थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड की डेफिनेशन आपको पता है क्या आती है, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स आपको डिविडेंड का पता होना चाहिए। डिविडेंड इन स्पेशल पता हो। रॉयल्टी की डेफिनेशन आपको पता हो। ये वाला सेक्शन काफी आता है। प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन यू नेवर नो, इट कैन कम अप, इंपॉर्टेंट लगती है। इसका चार्ट बनाया था मैंने, याद होगा आपको। अच्छा, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इंक्लूजन थ्योरी में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है बेटा। लिस्ट है ये थ्योरी के अंदर, टिक लगाने से मुराद ये है कि इसकी इंक्लूजन वैसे थ्योरी में भी पूछी जा सकती हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या चीजें कवर्ड है। जब जरूरी नहीं है कि ये पास में आया हो, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर के लिए आसान है इसको पूछना, ठीक है ना। या ऐसी कोई 6 आइटम्स लिस्ट कर दें जो आईएफओएस के अंदर आ सकती हैं, आती हैं। गिफ्ट वाला प्रोविजन तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि आईएफओएस में से क्या क्या चीज, क्या क्या डिडक्शंस अलाउड होती है। तो इसमें से भी जो मैंने अभी टिक करवाया है आपको, काफी सारी चीजें तो ऐसी हैं जो आप रट्टे रट्टा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। बिजनेस इनकम, देखो बिजनेस इनकम के अंदर भी आपको पता है कि थ्योरी कम आती है, प्रैक्टिकली ही ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा सेक्शन 18 आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 20 की जो समरी है ये आपको याद होनी चाहिए। अपॉर्चनमेंट कई दफा आ चुका है, याद होना चाहिए। डिडक्शंस नॉट एडमिसिबल आपको याद होनी चाहिए हैं, ठीक है। ये थियोरेटिकली नहीं आ सकती, टैक्स चार्ज और लेवी पेड। प्रैक्टिकली आती है तो नोट में कमेंट लिखने के लिए आपके लिए जरूरी है, याद होगा तो अच्छा। ये मैंने करवा दिया था सिर्फ आपको। अच्छा भाई, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको किसी ज्यादा दिन सैलरी याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर बहुत दफा पूछा गया है, ये प्रैक्टिकली टेस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट ग्रेचुइटी सुपरएनुएशन फंड, थ्योरेटिकल आने के चांसेस नहीं है, प्रैक्टिकली टेस्ट होगा। कौन सी पेनल्टी एडमिसिबल होती हैं, ये थ्योरेटिकली भी आ सकता है। पेमेंट्स टू एओपी, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इसकी, बहुत आसान है, थ्योरेटिकली आना मुमकिन लगता नहीं है। पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर थ्रू बैंकिंग चैनल, इसके ऊपर थ्योरी का सवाल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल तो आता ही आता है, आपको पता है। इसके अलावा ये भी आ सकता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, इससे कुछ भी थ्योरी का आना मुझे मुमकिन लगता नहीं है। एओपी की डेफिनेशन आ सकती है, हाँ ठीक है। बाकी तो मुझे क्रिसमस थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन आपको पता है कि ये एरिया मुझे प्रैक्टिकली कितना पसंद है और है भी इम्पोर्टेंट। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स डेप्रिसिएशन, आपको पता है कि दिस ऑल इज अ प्रैक्टिकल पोर्शन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ठीक है। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, इसकी डेफिनेशन आती है, आ जाता है कभी कभी। अच्छा भाई, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन आ सकती है। बाकी थ्योरेटिकली मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं लगता, प्रैक्टिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कैपिटल गेन में मार्क करवा दूं, थ्योरेटिकली भी आ सकता है। पार्शियल यूज फॉर बिजनेस का थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट कभी दिल चाहे एग्जामिनर का तो पूछ सकता है वो। डिस्पोजल मैंने ऊपर ही मार्क करवा दिया था कैपिटल गेन में, इसलिए मैं यहाँ पे, चलो यहाँ भी मार्क करवा देता हूँ। अच्छा, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको याद हैं ये। अच्छा भाई, थ्योरेटिकली भी आता है, आपको पता है, छोटे छोटे केसेस के अंदर पूछे जाते हैं। इंटेंजिबल की डेफिनेशन आ सकती है, बाकी तो सारा ट्रीटमेंट है। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट भी थ्योरी में आ सकता है, पता होना चाहिए आपको। बैड डेट की कंडीशंस एडमिसिबिलिटी की थ्योरी में आ सकती हैं। ये तो प्रैक्टिकल है। पार्शियल रिकवरी तो आपको पता है प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल ही आता है और ये आपको बहुत अच्छे से आता है। चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपको पता है कि थ्योरेटिकली पूछा जाता है, पूछा गया है। अप्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होती है, पूछा जा सकता है। स्टॉक इन ट्रेड, इट्स वेरी सिंपल, इसलिए चांसेस नहीं है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। रिसर्च साइंटिफिक एक्सपेंडिचर के ऊपर आ सकता है। एम्प्लॉइंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज याद हो आपको। और कौन कौन से प्रॉफिट ऑन डेट और लीज पेमेंट्स अलाउ होती हैं, ये भी कभी थ्योरी के अंदर पूछा जा सकता है। लॉसेस का चार्ट आपके जहन में होना चाहिए, तो जो भी पूछा जाएगा वो आप लिख ही लोगे, चार्ट लॉसेस का आपके जहन में हो। और लॉसेस के अंदर कोई भी टेक्निकल खास बात नहीं है जो मैं आपको रट्टा लगाने को कहूँ। मिसलिनियस सेक्शन के अंदर एसोसिएट्स की डेफिनेशन हो सकती है। पर्सन की मुश्किल लगती है, लेकिन चलो, बाकी कोई डेफिनेशन इसमें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। एनटीआर, अच्छा एनटीआर एफटीआर के फीचर्स, एनटीआर एफटीआर के फीचर्स ये आ सकते हैं, मैंने आपको टिक भी करवा देंगे। डिविडेंड की डेफिनेशन वगैरह तो हम पहले ही देख चुके हैं, टिक हो चुकी है ये, ठीक है। फीफो टेक्निकल सर्विसेज आ सकता है। रॉयल्टी की डेफिनेशन मैंने पहले ही वहाँ करा दिया आपको। एफटीआर थ्योरेटिकली भी आता है, एमटीआर थ्योरेटिकली भी आता है, आपको पता है। अच्छा भाई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की टैक्सेशन इस दफा आया है। मैंने आपको बताया कि अगर मैन्युफैक्चरर हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर हो, कंडीशंस पूरी हो रही हो, तो उस पर रेट क्या लगेगा, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली वुमेन वाला सिर्फ थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसकी। अपॉर्चुनमेंट हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन आ सकती है बेटा। रिसीट ऑफ इनकम बिल्कुल ही आसान है आना, आ सकता है थ्योरी में, वैसे ही भी आ सकता है थ्योरी के अंदर, रिसीट ऑफ इनकम।
1 मार्क 2 मार्क कुछ भरोसा नहीं है। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट आ सकता है थ्योरी के अंदर, करेंसी कन्वर्जन नहीं आएगा। सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन डबल डिडक्शन, चांसेस इतने नहीं है इसके आने के। आ सकता है थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकली नहीं आएगा। ये भी थ्योरी के अंदर आ सकता है, प्रैक्टिकली नहीं आएगा। एग्रीकल्चरल इनकम कैन कम अप, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो एग्जाम्पशंस वगैरह हैं ये थियोरेटिकली नहीं आएंगी आमतौर पर, ठीक है, ना आती हैं। वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से लास्ट टाइम एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया था कि एक छोटा सा क्वेश्चन थियोरेटिकली या केस टाइप पूछ लिया गया है, तो इस दफा प्रैक्टिकली तो चांसेस हैं, थियोरेटिकली मुझे वेल्थ स्टेटमेंट से चांसेस नहीं लगते हैं। सेल्स टैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरे सेल्स टैक्स की पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो फिर भी मार्क करा दूं, इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, एफडी की एक्सेप्शंस। लोअर रेट के ऊपर टैक्स हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्या एग्जांपल्स हैं? अच्छा, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस मैंने अच्छे समझा दिया था, याद करने के लिए, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ना करो याद, इसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया, डैम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चेंज इन टैक्स रेट, पास्ट पेपर में इतनी दफा आ चुका है, मतलब जो पास्ट पेपर में आ चुका है मैं उसको ना भी टिक करवाऊं तो वो इंपॉर्टेंट है ही है ना, मतलब समझ रहे हो ना बात को। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स आ सकता है प्रोसीजर भाई। एग्जाम सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स टैक्स के अंदर सभी चीजें किसी ना किसी कैपेसिटी में पूछी गई हैं, बहुत आ चुका, बहुत आ चुका। ये तो थर्ड शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये अलग से पूछा गया है। इसके अलावा 6 टैक्स पीरियड्स वाला अलग से आता है। इसके अलावा ये इनपुट टैक्स की डिसअलाउंसेस अलग से आती हैं, प्रैक्टिकली भी आती हैं, तो ये तो पूरा के पूरा बहुत। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल डैम इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपोर्शनमेंट ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में भी आ सकता है भाई, थ्योरी में, प्रैक्टिकली तो है ही है। प्रैक्टिकली तो आपको मैं बता ही नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, आपको आता ही। ये थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट है। डीएनसीएन, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, थ्योरी में भी आता है और आ सकता है पूरा पूरा। रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स, ये थ्योरी में भी आ सकता है, आता है, एक्सेप्शन आ सकती हैं इसकी। एक्सेस इनपुट टैक्स आपको पता है थ्योरी में आ चुका है। रिफंड प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी आया नहीं है, लेकिन एक दफा इसको रीड कर लेना। सप्लाई टू इंडस्ट्री पर्सन शायद आ चुका है ये थ्योरी में मेरे पास पेपर में। परचेज ऑफ स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस टैक्स करेक्शन भी आया है, जॉइंट सेवरल लायबिलिटी भी आई है। सप्लाई ऑफ पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी भी आया है। रजिस्ट्रेशन आया है। अटैचमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, आया नहीं है, आ सकता है, ठीक है, बल्कि आ चुका है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आ चुका है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आ चुका है। चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आ चुका है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं आया, मुश्किल लगता है, ये भी मुश्किल लगता है। कैंसिलेशन और मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लगता है। डी रजिस्ट्रेशन काफी आ चुका है। सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड ये तो आ चुके कितने साल के लिए रखने हैं, लेकिन क्या क्या रिकॉर्ड रखने हैं आ सकता है। रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, बहुत इजी है ये तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न आ सकता है। पर्टिकुलर ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स के अंदर छोड़ना थ्योरी, इतनी सी थ्योरी है। स्पेशल रिटर्न इंपॉर्टेंट है। एनुअल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ये तो पूछा जा चुका है बार बार ना। फाइनल रिटर्न, तो सेल टैक्स के अंदर तो है ही इतना छोटा सा पोर्शन। रिटर्न्स डीम्ड टू कमिटमेंट, छोड़ दो दफा करो उसको। ये डेडलाइंस, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, ड्राइंग ऑफ सैंपल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स, अच्छा ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। इसको एक दफा रीड ही कर लो तो ध्यान में रह जाएगा, छोड़ना नहीं इसको। ये आपको पता है कितनी बार आ चुका है, जिसके अंदर से खास ये वाला, विदाउट नोटिस रिकवरी कैसे हो सकती है, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है ये इतना, इसको रीड कर लेना बस एक बार, मिनिमम सेल्स टैक्स लायबिलिटी को, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में। डेफिनेशंस में आपको पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क करवा चुका हूँ, लेकिन चलो फिर आपकी खातिर, कमर्शियल इंपोर्टर देख लेना, अगर बुक में है तो इम्पोर्टेंट है, एसोसिएट तो हम पहले ही मार्क कर चुके हैं, क्रेस्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आ सकती है, ड्यू डेट को छोड़ दो, गुड्स को छोड़ दो, इनपुट गुड्स आ सकता है शायद, इनपुट टैक्स को छोड़ दो, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस की डेफिनेशन आ सकती है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर की भी आ सकती है, ओपन मार्केट प्राइस, आउटपुट टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन छोड़ दो, रिटेल प्राइस आ सकती है, रिटेलर आ सकती है। एक मार्क की डेफिनेशन हो तो पूरे टीयर 1 का क्राइटेरिया लिखने मत बैठ जाना, अकल भी इस्तेमाल करना थोड़ी सी, ठीक है। सेल टैक्स की मुश्किल लगता है, सिमिलर से सप्लाई की डेफिनेशन बिल्कुल आ सकती है, सप्लाई चेन मुश्किल, टैक्सेबल एक्टिविटी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स फ्रैक्शन, टैक्स फ्रॉड, टैक्स इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, होलसेलर बी। अच्छा भाई देखो, एथिक्स, सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, शुरू के 3 चैप्टर, इसके अंदर जो चीज मुश्किल भी लग रही है मत छोड़ना, क्योंकि इन 3 चैप्टर में से 8 से 10 मार्क्स पक्के हैं। क्या बात समझ आती है? कोड ऑफ एथिक्स ये नया पोर्शन है इस दफा, और इसको हमने अच्छे से पढ़ा भी है, हमने किया भी है, इसको भी जरूर देख लेना, और बाकी भी चीजें आती हैं, एथिक्स का मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एडिशनल कैनन के साथ, एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर बहुत दफा आता है, फेलियर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट। ये ऐसी चीजें हैं कि आपने हेडिंग्स भी याद रखनी तो अंदर तो खुद ही लिख सकते हो, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज, एथिक्स फॉर प्रैक्टिशनर्स आता है ये सारा, मोरालिटी, टैक्स अवॉइडेंस इवेजन कई दफा आ चुका है, ठीक है, कई दफा आ चुका है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, देखो जो आ चुकी हैं वो तो मैं कह ही नहीं सकता ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आ सकती हैं। कोड ऑफ एथिक्स ये नया है, ये पूरा पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, मेरे नज़दीक इसी में से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, इंपॉर्टेंस इसकी बता चुका हूँ, पूरा रीड कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, थोड़ी सी समरी भी दी हुई है, देख लेना उसको भाई आखिर में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉस, रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स बहुत आ चुके हैं, 2 दफा प्रैक्टिकली आ चुके, 2 दफा ये सवाल आ चुका है, हमने किया अभी तक क्लास में, टैक्सेस इज मींस ऑफ डेवलपमेंट एज इट इज क्वेश्चन, ये तो वही कैनन्स आ गए, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अच्छा फिर काइंड्स ऑफ टैक्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके अलावा अल्लाह भला करे क्या था, प्रोपोर्शनल टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मोटी 2 कैटेगरीज हैं, ये तो हमने कितना पढ़ लिया यार, उसको भी याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हमने बड़ा डिटेल में देख लिया था, इसको इसकी समरी भी बना ली थी हमने, बोर्ड पे भी समरी बना ली थी इसकी, ठीक है। अगर आपने फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर याद कर लिए हैं तो आपको प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर भी याद हो ही जाएंगे, तो भले इसको समरी फॉर्म में याद कर लेना लेकिन पूरा याद कर लेना, ठीक है, इसकी समरी दी हुई भी है, हमने बोर्ड पे भी बना ली थी, इसलिए इसके अंदर से मैंने आपको बता दिया था, एक याद करो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इसलिए मैं इसको सिलेक्टिव मार्क नहीं करवाऊंगा। और जो दूसरा था आपके पास क्या था भाई, क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, हमने कहा था ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो इस दफा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से भी मुझे चांस लगता है, क्योंकि आया नहीं है पिछली दफा भी ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से, ठीक है, चांस लग रहा है मुझे इसमें से, कोई सी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इसको कर लेना, रिटर्न ऑफ इनकम, चलो, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, याद होनी चाहिए आपको लिस्ट,
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आने के चांसेस मुश्किल लगते हैं। नोटिस बाय कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस भी इंपॉर्टेंट। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग भी इंपॉर्टेंट। रिटर्न नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट क्या होगा, इंपॉर्टेंट। रिवाइज रिटर्न इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो रिटर्न असेसमेंट अपील से आपके पास 15 मार्क्स का तो आता है, 15 से 20 मार्क्स का पोर्शन आपके पास आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड्स के अंदर, अच्छा रिकॉर्ड्स के अंदर आसान तरीका क्या है याद रखने का भाई, जो आपके जहन में आता है वो रिकॉर्ड रखना है, लेकिन ये वाली 6 तक रिटेन रखने। और ये भी पास्ट पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं इसको अनइम्पोर्टेंट नहीं कह सकता। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो तो बस आप लॉजिकली अगर आप दिमाग से भी सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या रिकॉर्ड्स हैं। ये भी पास पेपर में आ चुका है, ये भी पास पेपर में आ चुका है। तो जो पास में आ चुका है कम से कम उसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल मत छोड़ देना, रीड तो कर लेना कम से कम। 2-3 दफा रीड करोगे, आंखें बंद करके रीड करोगे तो कुछ तो जहन में आ ही जाएगा। कहाँ रखनी है रिकॉर्ड्स, कहाँ होने चाहिए, किधर किधर रखने होते हैं रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नॉर्मल असेसमेंट से कई दफा सवाल आ चुके हैं। नॉर्मल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आता है, इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये टाइमलाइन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइमलाइंस वगैरह इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी आपको। क्या केसेस हो सकते हैं, कब कब, ये केस है और ये केस है। अग्रीड असेसमेंट, एग्रीड असेसमेंट मुश्किल लगता है। रिवीजन बाय द कमिश्नर, रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। प्रोविजनल असेसमेंट कई दफा आ चुका। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर अपील्ड अथॉरिटी, पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। ठीक है, एविडेंस ऑफ असेसमेंट खैर है, इंपॉर्टेंट चीज आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो, अपील किन किन केसेस के अंदर अपील की जा सकती है, फोरम्स कौन से हैं, आ सकता है थियोरेटिकली। कमिश्नर अपील कितने दिन में फाइल करना है, क्या है, क्या प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। स्टे ऑफ टैक्स डिमांड आ चुका है पास पेपर में। टाइम लिमिट आ चुकी है, तो पहले ट्रिब्यूनल की चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पहले ट्रिब्यूनल आता है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट भी आता है। यार ये पूरा इंपॉर्टेंट है, देखो अपील से पूरा इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना। ये आ चुका है, टाइप्स ऑफ डिसीजन इन अपील्स। एडीआर की कंपोजिशन आती है, आ सकती है। इसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि इक्का दुक्का हेडिंग छोड़ने के चक्कर में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लो। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात तो है नहीं, सिर्फ आपने डेट्स वेट्स ध्यान में रखनी है ना, करना क्या है आपने। और जहां जहां लिस्ट आती हैं, जैसे ये लिस्ट आ गई ना, ठीक है, जहां जहां लिस्ट आती हैं, एडीआर किस किस केस के अंदर रिलीफ देगा, ठीक है, जैसे ये लिस्ट आ गई, टाइप्स ऑफ डिसीजन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जुडिशियल मेंबर कौन कौन हो सकता है, लिस्ट आ गई। तो यही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आती हैं पास्ट पेपर में। आप देखोगे ना, ये सवाल आए हैं सारे। इसको छोड़ दो, मोड ऑफ डिस्पोजल, मोड ऑफ प्रोसीडिंग एंड डिस्पोजल, इसको खैर छोड़ सकते हो। सो दिस इज इट बेटा, मेरे हिसाब से। अच्छा कुछ और भी बाकी है? ऑडिट, ऑडिट इंपॉर्टेंट है भाई। ऑडिट बाय द कमिश्नर भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ऑडिट पैनल भी इंपॉर्टेंट है। फेलियर टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन और सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके अंदर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, आ सकता है। और इस दफ़ा रिटर्न असेसमेंट अपील में से आएगा पोर्शन, लास्ट टाइम नहीं आया था, इस दफ़ा आएगा। 20 मार्क्स तक का पोर्शन इसमें से आएगा, रिस्क मत लेना, ठीक है। समरीज भी हमने इसकी डिस्कस की हैं, बनाई भी हैं, और मैं इसकी शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी बना के आपको दूंगा इंशाल्लाह। अच्छे से प्रिपेयर करो। इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से थे मैंने मार्क करवा दिए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के लिए हैं। प्रैक्टिकली कुछ भी पूछा जा सकता है, और प्रैक्टिकली हमने सब कुछ कवर किया है। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मे ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल, विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। हेल्प आउट करते रहेंगे हम आपको इंशाल्लाह, पेपर डे तक करते रहेंगे। रिवीजन वीडियोस भी आती रहेंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा थर्सडे तक दे दूं आपको मैं।
टेक केयर अलॉट, मे ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।